गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का अर्थ यहाँ पर क्या है बेटे? हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच पार्ट ऑफ इनकम विल बी रिटेन इन अ बिजनेस फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फॉर फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दिस इज नॉन एज डिविडेंड डिसीजन। देखिए बच्चों, इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच पार्ट विल बी रिटेन टू फॉर मीटिंग फ्यूचर नीड्स एज रिटेन्ड अर्निंग। देखो बेटे, डिविडेंड डिसीजन हमें क्या बताता है? लाभांश निर्णय, कि हम अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। सेकेंड वन, हम अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए, फ्यूचर के लिए बिजनेस के अंदर रिटेन करेंगे। तो इसी को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन। जनरली शेयर होल्डर वांट दैट दे शुड गेट maximum dividend and the manager want that maximum amount of money should be kept to fulfill the future needs of the business। देखो बेटे, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। जबकि अगर हम बात करते हैं बेटे, तो हमारे यहाँ पर जो हमारे बेसिकली जनरल मैनेजर है वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बिजनेस में क्या रहे? रिटेन रहे। हाउएवर द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज रिमेन सेटिस्फाइड। तो इसलिए बेटे हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या करता है? एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसके कारण बच्चों दोनों पार्टीज क्या हो जाएं? सेटिस्फाई हो जाएं। तो बेटे इसी डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। क्या कहते हैं इसको? डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। देखो बेटे, क्या क्या बातें हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ अर्निंग। द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट। यानी कि बेटा बेसिकली हमारे बिजनेस में अर्निंग कितनी है उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि हम लोग प्रॉफिट का कितना हिस्सा बिजनेस में रखें और कितना हम लोग शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखो बेटे, द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट, देयरफॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड। अगर मान लो बेटे हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो नो डाउट डिविडेंड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। स्टूडेंट, मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पर बेटे जितने भी फैक्टर्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमें यही बताएंगे कि कब हम लोग डिविडेंड ज्यादा देना पसंद करेंगे और कब हमें डिविडेंड कम देना चाहिए। सेकेंड है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग का ज्यादा होना ही सफिशिएंट नहीं है, अर्निंग का स्टेबल होना भी जरूरी है। अगर हमारी अर्निंग बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल हैं तो ग्रेटर डिविडेंड विल बी डिक्लेयर। और अगर हमारे प्रॉफिट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फ्लक्चुएशंस के टाइम पे हमें प्रॉफिट्स कम डिक्लेयर करना चाहिए एज ए डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है? हर एक जो कंपनी है बेटे वो एक पॉलिसी ऑप्ट करती है जिसके अंदर वो क्या कोशिश करती है कि हर एक डिविडेंड जो है बेसिकली हर साल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो क्या रहे? स्टेबल रहे। स्टेबल डिविडेंड का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर, हियर द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स दैट डिविडेंड इन नो केस विल बी अलाउड टू फॉल। इट इज ऑलवेज गुड इफ द डिविडेंड रिमेन स्टेबल और इंक्रीजेस। देखो बेटे, स्टेबल डिविडेंड का मतलब ये है कि बेसिकली अगर सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव हैं तो नो डाउट जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है पास्ट ईयर्स के अंदर उतना ही आने वाले ईयर्स में भी इसको डिक्लेयर किया जाए। और अगर मान लो बेटा कंपनी किसी टाइम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया। दिस इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ए लिटल चेंज इन प्रॉफिट शुड नॉट बी अलाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज इन डिविडेंड। तो बेटा एक थोड़ा सा भी चेंज आए, कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट में थोड़ा सा माइनर सा भी चेंज आता है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के डिविडेंड डिक्लेरेशन डिसीजन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो बेटे, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करके बताऊंगी कि इसको बेटे डिविडेंड को इक्वलाइज रखने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। किसी साल बेटे कंपनी को अगर प्रॉफिट्स कम होते हैं तो उस रिजर्व में से बेसिकली प्रॉफिट्स को डिक्लेयर किया जाता है ताकि जो कंपनी की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग बच्चों यहाँ पर क्या है? इफ द कंपनी हैज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ इट विल रिक्वायर मोर फाइनेंस। अब देखो बेटे, कंपनी के पास इन फ्यूचर बहुत अच्छे टारगेट्स हैं, बहुत अच्छे कंपनी के पास ऑर्डर आ जाते हैं और जिन ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होगी। अगर कंपनी के पास इन फ्यूचर
बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपनी को डिविडेंड कम डिक्लेयर करना चाहिए, अदरवाइज कंपनी हैव टू डिक्लेयर मोर डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। नेक्स्ट वन, कैश फ्लो पोजीशन। अब देखो बेटे, अगर हम लोग डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो इट आल्सो शोज द आउटफ्लो ऑफ कैश, इससे बिजनेस के अंदर से कैश क्या है चला जाएगा। तो नो डाउट बेटे, इट इज पॉसिबल दैट द कंपनी में हैव enough income, but it is equally possible that it may not have sufficient cash to pay the dividend। हो सकता है कंपनी की इनकम अच्छी हो लेकिन कंपनी के पास इतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल ना हो कि कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर सके। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बेटर है तो नो डाउट हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी उस टाइम क्या है, पेइंग कैपेसिटी के अंदर है। और अगर मान लो बेटे कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो हमें डिविडेंड कम डिक्लेयर करना चाहिए। नेक्स्ट वन है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अगर हम लोग शेयर होल्डर प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो शेयर होल्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन, दोज हु इन्वेस्ट विद द पर्पज ऑफ गेटिंग सम रेगुलर इनकम। कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं बेटे जो इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करते हैं, ताकि उनको क्या मिले, रेगुलर इनकम मिलती रहे। उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी है और कंपनी उनको एनुअली या 6 मंथली डिविडेंड पे करती रहे ताकि उनको रेगुलर इनकम अर्न हो। कुछ शेयर होल्डर दूसरी टाइप के होते हैं बच्चों, दोज हु इन्वेस्ट इन द कंपनी टू गेन कैपिटल प्रॉफिट। दूसरे किस तरह के होते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट्स के चक्कर में यानी कि पूंजीगत लाभ कमाने के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मान लो बेटे बिजनेस के अंदर बेसिकली मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर्मर टाइप की है, पहले तरह के शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, एक अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब कहने का क्या है बच्चों यहाँ पर, if the majority of shareholder are of former type, the company must declare dividend according to their expectations। उम्मीदों के अनुसार उनको ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, if the majority of the shareholders are of the later type, अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डर हैं वो सेकंड टाइप के हैं, जो कि कैपिटल गेन के चक्कर में कैपिटल प्रॉफिट्स कमाने के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, लेटर टाइप ऑफ कंपनी एंजॉय फ्रीडम अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेने में क्या है, कंपनी को फ्रीडम है कि कंपनी कम डिक्लेयर करे या ज्यादा डिक्लेयर करे। हियर स्टूडेंट वी आल्सो कम टू नो अबाउट द कैपिटल गेन। इट मीन्स सेलिंग शेयर्स ऑन इंक्रीज्ड प्राइस और अर्निंग ए प्रॉफिट, दिस इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल गेन क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। तो बेटे कई बार जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी में कुछ लोग होते हैं जो क्या, कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स इस टाइप के होते हैं बेटे, जो क्या करते हैं, कंपनी में जब कंपनी के शेयर्स का रेट कम है उसको खरीद लेते हैं, जैसे ही कंपनी में शेयर्स का रेट बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, वो शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। हमारी जो बेसिकली टैक्स पॉलिसी है वो भी डिटरमाइन करती है कि हमें कितना प्रॉफिट देना, कितना प्रॉफिट का पार्ट एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए और कितना बिजनेस को अपने बेसिकली अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रिटेन रखना चाहिए। देखो बेटे द डिविडेंड डिसीजन टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन टैक्स पॉलिसी। देखो बेटे डिविडेंड डिसीजन काफी हद तक टैक्स पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। इफ द टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर मान लो बेटे डिविडेंड पर टैक्स रेट क्या है, ज्यादा है, तो हमें डिविडेंड कम डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर को एज ए प्रॉफिट डिविडेंड का जितना हिस्सा मिलेगा उतना ही उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हमको डिविडेंड कम देंगे तो नो डाउट उनको बेसिकली क्या होगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। नाउ इट इज बट एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं बेटे, तो हमारी इंडिया के अंदर जो डिविडेंड इनकम है दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। वाई, क्यों है टैक्स फ्री बेटा, इसके पीछे एक रीजन ये है बेटे कि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता। व्हेन कंपनी आर गिविंग द कॉर्पोरेट टैक्स, इट मीन्स द प्रॉफिट in this profit tax is also deducted. That's why we can say that dividend income is completely tax free in our India. From this angle shareholders like to get higher dividend. नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होता है बेटे, स्टॉक मार्केट ही क्या है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जिसके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। हम सबको पता है, आपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक किया था ना बच्चों, उसके अंदर आपने इसको कंसीडर किया था कि डिविडेंड और मार्केट वैल्यू में कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हायर द रेट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड ज्यादा मिलता है तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर डिविडेंड कम मिलेगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी।
देखो बेटे, इट मीन्स दैट डिविडेंड इज डिक्लेयर एट ए हायर रेट. इट इज अ गुड न्यूज फॉर द शेयर होल्डर्स एज ए प्राइस ऑफ शेयर्स विल आल्सो इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन डिविडेंड डिक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो बेटे जो फाइनेंशियल मैनेजर जो वो डिसीजन ले रहा है दैट आल्सो कंसीडर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आल्सो डायरेक्ट रिलेटेड विद द रेट ऑफ डिविडेंड. इसलिए बेटा बेसिकली क्या करना चाहिए कि इस तरह से बैलेंस बना के डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए एक फाइनेंस मैनेजर को, ताकि जो मार्केट वैल्यू है उस पर बहुत बुरा प्रभाव ना पड़े. नेक्स्ट वन है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. अगर मान लीजिए बेटे कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी की पहुंच कैपिटल मार्केट तक अच्छी है. कैपिटल मार्केट कौन सी होती है बच्चों? जहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं. दिस इज नॉन एज कैपिटल मार्केट. तो देखो बेटे, इन केस of need, if a company can easily collect finance from the capital market, it should declare dividend at a higher rate, otherwise no. अगर मान लो कंपनी बेसिकली क्या कर सकती है, इजिली फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है कैपिटल मार्केट से, तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए. अदरवाइज कंपनी अगर केपेबल नहीं है फाइनेंस कलेक्ट करने में, तो कंपनी को डिविडेंड कम डिक्लेयर करना चाहिए. लास्ट वन, लीगल कंसेंट्रेंट्स. लीगल कंसेंट्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों? वैधानिक प्रतिबंध. अब देखो बेटे, जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है लीगल कंसेंट्रेंट से भी इफेक्ट होती है. देखो कैसे, द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी should always remain confined within a limits provided by the law. According to legal provision, a company cannot make payment. देखो बेटे, जैसे कंपनी लॉ के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया कि कंपनी कभी भी डिविडेंड की पेमेंट पेड अप शेयर कैपिटल से नहीं कर सकती, क्योंकि इसके कारण कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस. और इसका नो डाउट इसका कंपनी के जो ओनर्स हैं उन पर क्या पड़ेगा, उन पर बेसिकली कंपनी के ओनर्स पर तो नेट इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. और दूसरा बेटे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा डेप्ट प्रोवाइडर्स पर, क्योंकि डेप्ट प्रोवाइडर के लिए सिक्योरिटी क्या है बच्चों? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. क्योंकि बेटे अगर कंपनी किसी भी तरह से वाइंड अप हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस में चली जाती है, तो सबसे पहले जो नुकसान होता है बेटे वो किसकी कैपिटल का होता है? इक्विटी कैपिटल का. क्योंकि बाकी आउटसाइडर को पेमेंट कर दी जाती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, चाहे वो डिवेंचर्स हैं, तो लास्ट में बेटा पैसा किसका डूबता है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का. तो इक्विटी शेयर होल्डर कहीं ना कहीं डेप्ट प्रोवाइडर के लिए क्या है बच्चों? सिक्योरिटी है. Therefore, it should be kept in mind that the dividend is not being paid out of capital. इसलिए बेटा डिविडेंड कभी भी हम लोग कैपिटल में से पे नहीं करेंगे. According to Article 205, the company law dividend can be paid out of current year profit or profits of the previous year after taking into consideration provision made for depreciation. तो कहने का मतलब क्या है बेटे, जब भी कंपनी क्या करे, आर्टिकल 2005 के अंदर दे रखा है, 2000 नहीं स्टूडेंट, 205 के अंदर हमें दे रखा है कि बेसिकली डिविडेंड को हम लोग करंट ईयर प्रॉफिट में से और पिछले साल के प्रॉफिट में से पे कर सकते हैं, जब हम लोग क्या करें, उन प्रॉफिट्स में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन कर लें. नेक्स्ट और लास्ट वन, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट्रेंट्स. कॉन्ट्रेक्चुअल कंसेंट्रेंट्स क्या होते हैं बेटे? कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी, कई बार मान लो बेटा लॉन्ग टर्म के लिए बोरोइंग्स करती है, तो जो बेसिकली कंपनी के लेंडर हैं वो कंपनी पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो इसके कारण भी कंपनी का डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? अफेक्ट होता है. देखो बेटे, When a company receive finance in the form of debt, अगर मान लो कंपनी को जो फाइनेंस है बेटा डेप्ट के रूप में मिलती है, एंड द डेप्ट प्रोवाइडर कैन पुट अ बैन ऑन द कंपनी टू गिव एनी डिविडेंड. तो बेटे कहीं ना कहीं जो डेप्ट प्रोवाइडर हैं कंपनी को रेट ऑफ डिविडेंड को लेकर क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. तो उससे भी हमारा डिविडेंड डिसीजन क्या होता है बच्चों? अफेक्ट होता है. बेटे बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट तो है ही, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है. तो बेटे आप अगर इस वीडियो को ध्यान से आपने सुना है तो बेटे आप मेरे 2 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए कि डिविडेंड को स्टेबल करने के लिए कौन सा रिजर्व बनाया जाता है. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर लेस डिविडेंड व्हेन द टैक्स रेट इज हाई. टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो हमें डिविडेंड कम डिक्लेयर क्यों करना चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कि बेसिकली व्हाई शेयर होल्डर्स नो नीड टू पे एनी टैक्स फ्रॉम द डिविडेंड इनकम. तो बेटे जिस बच्चे ने इस टॉपिक को ध्यान से सुना है, समझा है, मुझे नहीं लग रहा उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी. तो बेटे आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए, सुनिए, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.